हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या होती है स्टोइकियोमेट्री? का मतलब होता है स्टोइकियोन। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट यानी तत्व। और मेट्रोन, उसका मतलब होता है मैट्री, मेट्रोन से बना है। इसका मतलब होता है मापना यानी मेजरमेंट, यानी मेजर करना। एलिमेंट मेजर करना, एलिमेंट मेजर करना मतलब एलिमेंट का मास मेजर करना। मतलब स्टोइकियोमेट्री में हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास मेजर करते हैं। कभी कभी वॉल्यूम भी कर लेते हैं, बट मेनली हम क्या करते हैं, मास मेजर करते हैं। समझ में आ गया? अब कैसे मेजर करते हैं और क्या ज़रूरत पड़ती है, ये सब समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए उसके लिए, तब भी हम उसकी स्टोइकियोमेट्री निकाल सकते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस का क्या मतलब होता है? बैलेंस का मतलब होता है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो फॉलो कर रही है वो रिएक्शन। जो रिएक्शन फॉलो कर रही है वो बैलेंस है, और जो नहीं कर रही है वो बैलेंस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। फोर Fe plus 3O2 gives 2 Fe2O3। एक है 2 Mg plus O2 gives 2 MgO solid। थर्ड वन है P4 solid plus O2 gas gives P4O10 solid। तो इनमें से बताओ कौन सी रिएक्शन बैलेंस है और कौन सी बैलेंस नहीं है। कैसे करेंगे? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगाएंगे, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। मास कैसे पता करेंगे? अगर एलिमेंटों की संख्या बराबर है तो मास भी बराबर होगा। समझ आ रहा है? तो इसमें 4 आयरन है, इधर है कि नहीं है देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 4, मतलब 4 आयरन है। फिर है 3 इंटू 2 6, 6 ऑक्सीजन होने चाहिए। 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अब ये वाली चेक करते हैं। इसमें Mg कितने, 2 हैं। इधर प्रोडक्ट में चेक कर लेते हैं, 2 Mg हैं। ऑक्सीजन 2 हैं, तो ये ऑक्सीजन 2 है, मतलब ये भी क्या है, बैलेंस्ड है। अब इसमें चेक करते हैं, P4 है, P4 है। ऑक्सीजन के 2 हैं, बट यहाँ ऑक्सीजन के क्या है, 10 हैं, मतलब बैलेंस नहीं है। तो ये क्या है, बैलेंस नहीं है। पहला स्टेप पार कर लिया, हम ये पहचानना जान गए कि कौन सी तो बैलेंस है और कौन सी बैलेंस नहीं है। अब जो बैलेंस नहीं है उसको कैसे बैलेंस करेंगे? जो बैलेंस है उसमें तो हम स्टोइकियोमेट्री के थ्रू स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो बैलेंस नहीं है उसमें स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो उसको स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप है कि अनबैलेंस रिएक्शन को लिख लो। अनबैलेंस्ड रिएक्शन, अगर फॉर्मूले के तरीके से नोटेशन की तरह दिया हुआ हो तो वो लिख लो, और अगर थ्योरेटिकली लिखी हुई है तो फिर आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। जैसे आयरन मॉइस्ट की प्रेजेंस में जब उस पर जंग लग जाता है तो वो वाली रिएक्शन, वो वाली 11th एग्जाम वगैरह में बहुत आती है। तो उस टाइप की रिएक्शन जो दी हुई हैं उनको आप रिएक्शन की फॉर्म में लिख लें। तो जो आप लिखोगे वो अनबैलेंस ही लिखोगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। तो अनबैलेंस रिएक्शन को पहले तो लिख लें। लेकिन सेकंड स्टेप है उसमें कि सबसे पहले बैलेंस करना है हमें उसमें चार्ज को बैलेंस करें। अगर उसमें
आयनिक इक्वेशन नहीं है, उसमें चार्ज पूरा बैलेंस है, तो ठीक है, तो ये स्टेप कट गया। थर्ड है जो एलिमेंट एक ही बार आ रहा हो, या फिर उस रिएक्शन में चेक कीजिए कौन सा एलिमेंट है जो मिनिमम आ रहा हो। जो भी मिनिमम आ रहा हो एलिमेंट एक बार या मिनिमम आ रहा हो, सबसे पहले उसको बैलेंस करें। समझ आ गया? सबसे पहले जो कम से कम आ रहा हो उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। फोर्थ स्टेप है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में करेंगे, जब सारे एलिमेंट बाद में बाकी के एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। बस ये स्टेप्स फॉलो करो और रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? C3H8 प्लस O2 गैस गिव्स CO2 प्लस H2O। अब सबसे पहले तो ये चेक करो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। देखते हैं, कार्बन है 3 और इधर है कार्बन 1, मतलब बैलेंस नहीं है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं फॉलो हो रहा, तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने पहचान लिया कि ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अब अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करेंगे? पहले रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन को लिखो, लिख लिया। अब क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे, बट ये तो चार्ज है ही नहीं इसमें में, तो ये स्टेप हट गया हमारा। अब करेंगे जो एलिमेंट एक ही है जो मिनिमम हो, तो कार्बन एक ही है इधर, और दोबारा इसमें ना, इसमें कार्बन नहीं आ रहा और रिएक्टेंट में कार्बन नहीं है, एक ही सिंगल कार्बन वाला एक ही रिएक्टेंट है, तो कार्बन को ही कर लेते हैं शुरू। कार्बन यहाँ है 3 और यहाँ है 1, तो क्या करेंगे? C3H8 प्लस O2, यहाँ क्या कर देंगे? 3CO2 कर देंगे प्लस H2O कर देंगे। पहला काम हो गया। अब क्या बचा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, तो पहले क्या करेंगे? बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ है 8 और यहाँ है 2, मतलब क्या करेंगे? यहाँ 4 कोफिशिएंट। इसमें क्या है कि हम कोफिशिएंट ही लगा सकते हैं, जो ये C3C8 इनको चेंज नहीं कर सकते हम सिर्फ कोफिशिएंटों को यूज़ कर सकते हैं। जो दे दिया वो तो दे दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते हम, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? कोफिशिएंट लगा सकते हैं। तो पहले कोफिशिएंट हमने 3 लगाया, अब यहाँ 4 लगाया, 8। अब बारी आई ऑक्सीजन की, लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ है 2, इधर कितनी है? 4 तो ये और 6 ये, मतलब 10 हो रही हैं, और इधर कितनी है? 2 ही है, तो 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं, लास्ट स्टेप है कि पूरी रिएक्शन को एक बार चेक करें कि सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। अगर सब कुछ बैलेंस है तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। समझ में आ रहा है? तो हम देख लेते हैं। C3 है, C3 है, H8 है, H8 है, O10 है, 10 है, मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। वेरी गुड। वापस आते हैं हमारी स्टाइक्योमेट्री पर। स्टाइक्योमेट्री मतलब तत्वों का मापन, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के बीच का रिलेशन ही क्या है? स्टाइक्योमेट्री है। समझ में आ रहा है? किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन ही क्या है? स्टाइक्योमेट्री है। अब स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, पहले सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। इसी स्टेप के लिए मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया है। अब बैलेंस करने स्टेप 1 आपने सीख लिया। उसके बाद क्या करेंगे? जब बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी तो जो कोफिशिएंट हैं वो कोफिशिएंट क्या बताते हैं? मोल्स बताते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट लिखेंगे उनके, और कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए यूनिटरी मेथड से
यूनिटरी मेथड से का यूज करते हुए उनका रिलेशन एक्चुअल मोल्स के साथ करके जो भी हमें गिवन क्वांटिटी दी है उन गिवन क्वांटिटी के साथ उसका रिलेशन निकाल लेंगे और जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो निकाल देंगे, तो हो गया स्टाइकोमेट्री। जैसे अब ये थ्योरेटिकल नहीं समझ में आ रहा होगा, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ CO2 गैस would have evolved if 3 gram of ethane is burned in the presence of excess air। क्या पूछना चाहता है ये? पहले ऑप्शन दे देती हूँ। 4.4 ग्राम, सेकंड है 8.8 ग्राम, थर्ड है 0.44 ग्राम, फोर्थ वन है 0.88 ग्राम। समझ आ गया? ये कहना चाह रहा है कि कितना ग्राम जो CO2 है वो निकलेगी जब 3 ग्राम इथेन को एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे। एक्सेस एयर में इथेन को जलाने पर कितना ग्राम CO2 गैस बाहर निकलेगी, ये पूछना चाह रहा है हमें। ये लिखेंगे C2H2 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। समझ आ गया? अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहला स्टेप क्या था? बैलेंस करना। पहले स्टेप था रिएक्शन लिखो, उसके बाद उसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम जो एलिमेंट एक बार आया, मतलब कार्बन इधर और इधर एक बार ही यूज़ हुआ है, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो कार्बन यहाँ है 2, यहाँ है 1, तो हम 2 से करेंगे, पर 2 से होगा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसको 2 से, तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गए। ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आप समझ आ रहा है? फिर ये आएगा 7 और ये आएगा 4 और ये आएगा 6। ये है बैलेंस इक्वेशन। आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब इसका मतलब अब ये रिएक्शन हमसे क्या कहना चाह रही है कि 2 मोल इथेन के 4 मोल CO2 देते हैं। मतलब 2 मोल C2H2O से क्या मिलेंगे हमें? 4 मोल CO2, क्योंकि ये क्या है? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ही उस टाइम रिएक्शन के मोल माने जाते हैं। ये एक्चुअल मोल नहीं है, बट ये रिएक्शन के टाइम में इसी से कैलकुलेशन होती है। तो 2 मोल C2H2 क्या देगा? 4 मोल देगा। तो एक्चुअल मोल इसके कितने हैं? मतलब 1 मोल कितना देगा? 1 मोल C2H2 देगा 4/2 CO2, यानी 2 मोल CO2 देगा। यूनिटरी मेथड फॉलो करके ये निकाल लेंगे हम 1 मोल कितना देगा। तो एक्चुअल मोल कितने हैं? एक्चुअल मोल है इसके, वेट है इसका 3 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट कितना होगा C2H2 का? ये C2H2 नहीं, सॉरी C2H6 है। C2H6, ठीक है। C2H6 है तो इसका आएगा मोलिकुलर वेट आएगा 30। तो ये 1/10 यानी 0.1 मोल। समझ आ गया? 0.1 मोल। अगर 1 मोल 2 मोल CO2 देता है तो 0.1 मोल कितना देगा? 0.1 मोल को क्या लिख सकते हैं? 1/10 यानी 2 गुणा 1/10 यानी 0.2 मोल देगा। समझ आ गया? अब हमसे क्या पूछा? वेट पूछा है। अगर हमें मोल पता है तो वेट तो हम निकाल ही लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 0.2 इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 12 + 32
44 होता है, तो वेट कितना आएगा 44 इंटू 0.2 यानी 88/10 यानी 8.8 ग्राम हो गया। चलिए दोबारा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है स्टाइकियोमेट्री का ही। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट मतलब लिमिट, ऐसा रिएजेंट, या इसको क्या बोल सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट सुना रहा है? क्यों बोल सकते हैं? मतलब कि कम से कम दो रिएक्टेंट तो होने चाहिए ना एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो A + B गिव्स C, तो इन दोनों में से ऐसा रिएजेंट, ऐसा रिएक्टेंट जिसका मास या जिसके मोल कम होंगे वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, तो वो कम होगा मतलब कम ही, मतलब जो लिमिट में होगा वो रिएक्शन को भी लिमिट में ले आएगा, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन आगे चलेगी नहीं, तो वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो अपने आप इसने क्या कर दिया, इसने लिमिट में ले आई किसको, रिएक्शन को, क्योंकि खुद क्या था लिमिट में था, इसीलिए ये क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है? मतलब जिसकी मात्रा कम हो और जिसके ख़त्म होने पर प्रोडक्ट ना मिले बाद में, वही क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वो पावरफुल चीज़ है जो रिएक्शन को कंट्रोल करती है कि रिएक्शन कितनी देर चलेगी। समझ में आ रहा है? अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में 11th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है 50 kg N2 और 10 kg H2 को NH3 बनाने के लिए मिक्स करते हैं। सुना रहा है? तो प्राप्त NH3 की मात्रा बताइए। पहला क्वेश्चन है NH3 की इस रिएक्शन से हमें कितना NH3 प्राप्त होगा, NH3 की मात्रा। और दूसरा कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। समझ आ गया? ठीक है, तो अब हम पहले रिएक्शन लिखते हैं। N2 + H2 गिव्स NH3। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, N2 + 3H2, ये हो गई बैलेंस। अब 50 kg N2, तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लिमिटिंग का पहले पता कर लेते हैं, क्योंकि लिमिटिंग का पता चलते ही हमें ये पता चल जाएगा कि NH3 कितना बनेगा। तो पहले लिमिटिंग, ये क्वेश्चन सोल्व होगा, उसके बाद ये सोल्व होगा। तो 50 किलो, अब इनके मोल्स निकालते हैं। मोल ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, 50 kg में, जबकि मैंने क्या कहा था ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1000 से इंटू करो, डिवाइडेड बाई 14 × 2 28 इसका। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17.86 × 10⁻² मोल्स। ये तो किसके, N2 के मोल आ गए। अब हम निकालते हैं मोल्स ऑफ H2। मोल्स ऑफ H2 के मोल होंगे वो कैसे, इसका दे रखा 10 kg, kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, और हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 2 का 2, ये मोलर मास लिख दिया। ये आया 5, मतलब
5 × 10⁻³ इतने मोल्स आ गए हाइड्रोजन के। अब देखते हैं क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 1.786 × 10⁻³ भी तो लिख सकते हैं। तो देखते तो लग रहा है कि ये लिमिटिंग होना चाहिए, क्योंकि ये 1.78 है और ये 5 × 10⁻³ है, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो काम आएगी रिएक्शन। रिएक्शन क्या कह रही है कि 1 मोल N2 और 3 मोल H2 जब रिएक्ट करते हैं तब जाके 2 मोल NH3 बनता है। मतलब N2 का एक ही चाहिए और हाइड्रोजन के 3 चाहिए, तब जाके NH3 के 2 मोल बनेंगे। बट हमारे पास एक्चुअल मोल कितने? हमारे पास एक्चुअल मोल है 1.786 × 10⁻³ मोल है। ये जब इतने लेंगे तो ये 3 गुना लेने पड़ेंगे, ये हमारी रिएक्शन कह रही है। तो 1.78 × 3 मतलब इतने मोल होंगे ना, तब जाके 2 बनेगा। तो ये कितना होगा? जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी 5.36 × 10⁻³ मोल। मतलब 5.36 इतने मोल जब होंगे ना, तब पूरा नाइट्रोजन खत्म होगा, क्योंकि इतना नाइट्रोजन है हमारे पास और इतना हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके 2 मोल NH3 बनेंगे। बट हमारे पास हाइड्रोजन है कितना? 5.10⁻³ है, इतना ही है, और चाहिए इतना, मतलब वो कम है। देखने से क्या लग रहा था ये ज़्यादा है, ये कम है, बट रिएक्शन क्या कह रही है कि इतना होना चाहिए, क्योंकि इसका 1 और इसकी 3 मोल रिएक्ट करेंगे। तो लिमिटिंग हमें पता चल गया कि लिमिटिंग कौन है? लिमिटिंग है हाइड्रोजन। तो एक क्वेश्चन सोल्व हो गया कि हाइड्रोजन इस रिएक्शन में क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। अब क्वेश्चन सोल्व करना है NH3 की मात्रा कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 1 मोल N2 और 3 मोल H2 मिलके 2 मोल देंगे। अगर 3 मोल H2 से हमें 2 मोल NH3 मिल रहा है, तो 1 मोल H2 से कितना मिलेगा? 2/3 मोल NH3 मिलेगा। और हमारे पास, क्योंकि यही तो रिएक्शन डिसाइड करेगा, इसके जितने उतना ही NH3 बनेगा, उससे ज़्यादा तो बना नहीं सकते हम। तो 5 × 10⁻², मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, मतलब 5 × 10⁻³ मोल कितना NH3 देंगे? 2/3 × 5 × 10⁻³ इतना NH3 मिलेगा हमें। तो इसको सोल्व कर लो, 10/3 × 10⁻³। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 4.96 × 10⁻³ नहीं सॉरी, ये आएगा 3.3 × 10⁻, क्योंकि 3 3 9, 3.3 आएगा। इतने मोल NH3 मिलेंगे हमें। अब जब हमारे पास NH3 के मोल आ गए, तो हमें क्या पूछा है? वेट पूछा है। मात्रा तो हम बता ही सकते हैं, 3.3 × 10⁻³ मोल ऑफ NH3। तो NH3 का वेट ही तो पूछा है, ये हमें पूछा है। और होता कितना है NH3 का मोलर मास? 14 + 3 17 को इससे इंटू करो तो आ जाएगा हमारे पास NH3 की मात्रा आ जाएगी। ये कितनी आएगी? जब 3 से इंटू करेंगे तो ये आएगी 17 को, ये आएगी 5.61 × 10⁻³ यानी 56.1 kg NH3 प्राप्त होगा हमें इस रिएक्शन से। समझ में आ गया? चलिए और क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। किसी में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।